दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम मित्रों को, मेरे तमाम दर्शकों को, मेरे तमाम साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव रोहान का प्रणाम। आज हम एक बेहद ही रोचक मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। बंगाल चुनाव के बीच में तमिलनाडु चुनाव बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, जिसके ऊपर बातचीत हुई ही नहीं। और उस तमिलनाडु चुनाव के अंदर भी एक आदमी विजय यानी कि एक्टर विजय को साइडलाइन कर दिया गया। जो एक्टर विजय तारीफ के काबिल है, जो एक्टर विजय इस चीज़ के लिए काबिले तारीफ है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग करके अपनी रैलियाँ करके, और वो भी एक डिसिप्लिन्ड रैलियाँ उसने करी हैं पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। वहीं पर बीजेपी के छाँटे हुए एक आईएएस जिसने आईएएस छोड़ दी थी, अन्नामलाई जो हैं, तो अन्नामलाई की जब हम बात करें तो 10 साल तक बीजेपी को फुल पावर देने के बाद भी, हर तरह का संसाधन उपलब्ध करवाने के बाद भी, अन्नामलाई वो जादू क्रिएट करने में वहाँ पर सफल नहीं हुए, जो जादू वहाँ पर विजय ने क्रिएट करके दिखाया है। अब हमारे यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो साउथ के अंदर जितने भी कलाकार हैं, समाज को कलाकार बना रहे। साउथ के अंदर पहले एनटीआर में जैसे बड़े-बड़े कलाकार रहे जिन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक पारियाँ खेली। एमजीआर जैसे कलाकार रहे जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी राजनीतिक पारियाँ खेली। यहाँ तक कि परियार जो थे, अब परियार की फ़िलॉसफ़ी से हम सहमत और असहमत हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके फ़िलॉसफ़ी से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम पेरियार को मानने से ये मानने से मना नहीं कर सकते कि साउथ की राजनीति में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो खुद एक कलाकार थे। अन्नादुरई जो हैं, अन्नादुरई भी वहाँ पर एक कलाकार थे, और इन सारे के सारे कलाकारों ने बहुत बड़े भू-भाग के ऊपर बहुत लंबे समय तक राज किया है। एनटीआर की अगर मैं बात करूँ तो एनटीआर ने हर तरह का रोल वहाँ पर किया, और एनटीआर की जो फैन फॉलोइंग थी वो सही मायने पर वोटों में भी तब्दील हुई, और वोटों में तब्दील होने के बाद उसने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर शासन किया, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पर शासन किया। लेकिन यही चीज़ें हमें हमारा जो उत्तर भारत है वहाँ पर मिस दिखाई देती है। ये मिस कैसे दिखाई देती है? राजेश खन्ना भी इतने बड़े कलाकार हुए, लेकिन वो कलाकार कभी भी उत्तर भारत के अंदर अपनी वो जगह नहीं बना पाए, जो जगह एनटीआर ने, एमजीआर ने, अन्नादुरई ने और परियार ने साउथ के अंदर बनाई है। अमिताभ यहाँ पर रहे, अमिताभ नहीं कर पाए, शत्रुघ्न सिन्हा रहे, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं कर पाए, धर्मेंद्र यहाँ पर रहे, धर्मेंद्र नहीं कर पाए, हेमा मालिनी यहाँ पर रही, हेमा मालिनी यहाँ पर नहीं कर पाई। लेकिन एक इंसान जिसको मैं एक्सेप्शन यहाँ पे गिनता हूँ, वो है भगवंत मान। भगवंत मान का पंजाब का सीएम बन जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और भगवंत मान की 100 बुराइयाँ हम कर सकते हैं, और वो शराब पीते हैं, वो शराब पीकर सदन में चले जाते हैं। हाँ, सदन में उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन शराब पीने के बाद भी वो कोई गाली-गलौज नहीं करते, वो कोई अभद्र व्यवहार नहीं करते। उनके व्यवहार के अंदर शराब पीने के बाद भी एक शालीनता रहती है, और वही शालीनता भगवंत मान को भगवंत मान बनाती है। और यकीन मानिए मेरा साथियों कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी शराब पीने की जो आदत है, उसने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो पॉलिटिशियंस का और आर्टिस्ट के बीच का एक डिफरेंस हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये सदा से ही रहा है, या पॉलिटिशियंस और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं और जो हमारे कलाकार हैं, वो अलग-अलग रहे हैं। हाँ, एक इंसान राजनीतिज्ञ के लिए राजनीति करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत सारे किरदारों में ढाल नहीं पाता है। राजनीतिज्ञ नहीं सोच पाता कि एक गरीब किसान कैसा होगा, राजनीतिज्ञ नहीं सोच पाता एक कंडक्टर कैसे सोचता होगा, राजनीतिज्ञ नहीं सोच पाता कि गाँव के अंदर हुक्का पी रहा आदमी कैसे सोच रहा होगा और कैसे समझ रहा होगा। लेकिन वहीं पर जब हम एक कलाकार की बात करते हैं, तो उस कलाकार के लिए ये सारी की सारी जो कलाएँ हैं, ये निभाना आसान है। वो किसी भी शेप में शिफ्ट हो सकता है, और उसको शेप शिफ्टर भी अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद जिस टाइम से कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर के बाद से जो स्टेबल टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियन थे, उनका एरा यहाँ पर आया, और स्टेबल टेक्नोक्रेटिक जो पॉलिटिशियंस हैं, स्टेबल टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा कलाकार होते हैं। अब उन्होंने कलाकारों को वो स्पेस नहीं दिया, जो स्पेस आज कलाकारों को मिल रहा है। इसी वजह से मेरा मानना है कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाएँगे। आज का जो दौर है, वो दौर राइट विंग के राइज़ के साथ-साथ आर्टिस्टिक राइज़ का भी दौर है।
आप ज़ेलेंस्की को देख सकते हैं, ज़ेलेंस्की एक आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट होकर उन्होंने यूक्रेन के ऊपर शासन किया और फिर से मैं कहूँगा कि आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और आप सहमत नहीं भी हो सकते। ज़ेलेंस्की ने पूरे के पूरे यूरोप के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसके बाद आज के सबसे बड़े कलाकार, एक टीवी प्रेज़ेंटर जो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। अब ट्रम्प को हम प्यार से ट्रम्प भाऊ कहते हैं। ट्रम्प भाऊ ने दुनिया के अंदर जिस तरह से डीप स्टेट को चैलेंज दिया है, वो चैलेंज कभी भी डीप स्टेट को आज तक नहीं मिला था। आज कल्चरल नेशनलिज़्म का जो दौर चल रहा है, उस दौर में कलाकारों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। आज पवन कल्याण जो है आंध्रा के अंदर पवन कल्याण की राजनीति देखिए और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसी तरह से अभी जो विजय की राजनीति कल यानी कि आज जो है वो गिनती चल ही रही होगी और इसी गिनती के बीच में हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि विजय बेशक अपनी सरकार ना बना पाएँ, लेकिन विजय बहुत सारे समीकरणों को अस्त-व्यस्त ज़रूर कर देंगे। एक कलाकार राजनीति में क्यों सफल होता है और एक कलाकार राजनीति में क्यों सफल नहीं होता है और पर्टिकुलरली टेक्नोक्रेटिक जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी से ही असफलताएँ क्यों शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं भारत का अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, तो खुद जवाहरलाल नेहरू जो थे वो टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस थे, लेकिन वो सेकंड पीढ़ी के थे। मोतीलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट पीढ़ी के उनके पॉलिटिशियन थे, क्योंकि वो कभी भी जुड़ नहीं पाते लोगों के साथ में और उनको नहीं पता होता। दूसरा राजनीति का जो डिज़ाइन है, राजनीति का अपना खुद का डिज़ाइन ही ऐसा है जिसको प्लूटो कहते हैं नोबल लाई। राजनीति के अंदर इंसानों को राजनीति के अंदर आम जनता को सच्चाइयाँ नहीं बताई जाती क्योंकि पैनिक हो जाने का डर होता है और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत मेहनत से बहुत बड़े रिसोर्सेज़ लगाकर क्रिएट होती है और जनता अगर पैनिक कर जाती है तो वो बहुत जल्दी ही इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तोड़ देती है। अफ़गानिस्तान के अंदर हम ये देख चुके हैं, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, लीबिया के बाद इराक के अंदर और बहुत सारे ऐसे देश जिन पर भी क्रांति के नाम पर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि जनता को वॉयलेंस करने में मज़ा आता है और जनता जब-जब वॉयलेंस करती है उसको लगता है क्रांति हो रही है। लेकिन उस क्रांति के पीछे वो एक पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ रही होती है, जिस सिस्टम को रिक्रिएट करने में बहुत बड़ा संसाधन लगता है, बहुत बड़े अ, पैसे लग जाते हैं। तो स्टेबिलिटी और सिस्टम जो है उसको स्टेबल रखना, उसको सेफ रखना, सच्चाई बताने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको प्लूटो कहते थे स्टेबिलिटी एंड सिस्टम ओवर द ट्रुथ कि जो सच्चाई के ऊपर स्टेबिलिटी है, कई बार जनता को बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती। अब जो ट्रम्प कर रहे हैं वो शायद इस ग्रह के 90% लोगों के 95% लोगों के समझ में भी ना आए। लेकिन ट्रम्प जो कर रहे हैं एस-एंड-पी 500 का राइज़ देखिए, वहाँ पर जितने भी आपके फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो एस-एंड-पी 500 के अंडर आती हैं, उन सारी की सारी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और शानदार तरीके से बढ़ रहा है। वो प्रॉफिट भी उनका डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से वो बढ़ रहा है। उनकी डोमेस्टिक जो डिमांड है वो क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से वो बढ़ रहा है। एक गाय डिबोर्ड ने 1967 में एक और थ्योरी दी थी पब्लिक पार्टिसिपेशन की। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है वो स्पेक्टेबल है, सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करती, सोसाइटी सिर्फ देखती है। सोसाइटी देखने के बाद या तो क्रिटिसाइज़ करती है या प्रेज़ करती है और वो क्रिटिसाइज़ और प्रेज़ किस आधार पर करती है? वो नैरेटिव के आधार पर करती है। जिस साइड का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, उसी आधार पर जो सोसाइटी है वो किसी को प्रेज़ करती है और उसी आधार पर सोसाइटी जो है किसी को क्रिटिसाइज़ करती है। इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव। ये कहा था गाय डिबोर्ड ने। तो गाय डिबोर्ड के बाद भारत के अंदर भी चाणक्य ने ये बात कही है कि जो हमारी प्रजा है, प्रजा को सिर्फ़ अपने सुख से ही मतलब है और प्रजा का सुख कभी भी समृद्धि में नहीं होता। प्रजा को उत्पात करने में बहुत सुख मिलता है और अगर प्रजा को कहा जाए कि तुम्हें उत्पात और समृद्धि में से क्या चुनना है, तो प्रजा हमेशा ही उत्पात चुनती है क्योंकि आग लगाना इंसान के स्वभाव में है और आग लगाने से प्रिय इंसान को कुछ भी नहीं है। आज भी जब हम खेतों में निकलते हैं, अभी गेहूँ कट रहे हैं, तो गेहूँ के फानों में आग इस वजह से लगाई जा रही है, अभी फसलें नहीं बोनी हमने। आग इस वजह से लगाई जा रही है कि आग लगाने से आदमी को आत्म संतुष्टि मिलती है। चॉम्स्की ने भी एक बात कही है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो चॉम्स्की ने कहा है कि जनता ना बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करती है। जनता को नहीं पता होता कि वो जो सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस ऑलरेडी फैब्रिकेटेड हैं, ऑलरेडी वही ऑप्शंस कि इस ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। उनको लगता है कि ये मैंने चुना है, जबकि अवेलेबल ऑप्शंस में से एक उसने चुन लिया है। तो इस
तो ये जो चॉपस्टिक की जो थ्योरी है, ये मेरे बड़ा ही दिल के करीब रही है। इसी तरह से जो विजय जब तमिलनाडु की राजनीति में उदय करते हैं, तो विजय का जो राइज़ है वो मात्र 6 महीने में हुआ है। जबकि हमने इसी राइज़ के लिए अन्नामलाई को पिछले 10 साल से मेहनत करते हुए देखा है। अन्नामलाई एक आईएएस हैं, अन्नामलाई एक पढ़े-लिखे नौजवान हैं, लेकिन फिर भी वो जनता के अंदर वो चार्म, वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए, जो मैजिक, जो चार्म हमने मात्र और मात्र 6 महीने के अंदर क्रिएट किया अ विजय ने। और एक एक्टर जो है वो इतनी आसानी से, अब आप कहेंगे कि जो हिंदी के एक्टर हैं फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हिंदी के एक्टर ना होकर मुंबई के एक्टर हैं। हिंदी का कोई भी एक्टर हिंदी का एक्टर है ही नहीं। हिंदी के जितने भी एक्टर हैं एक वक़्त पर जो अमिताभ बच्चन से लेके शत्रुघ्न से लेके, राजेश खन्ना से लेके, सुनील दत्त से लेके, सारे के सारे कांग्रेस सरकार के पाले हुए लीडर थे। उसके बाद में जो नया दौर आया, नए दौर में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे एक्टर आए, वो प्रॉपरली एक नैरेटिव के तहत बोए गए कलाकार थे, जिनका उत्तर भारत से कोई लेना-देना था ही नहीं। इस वजह से ये लोग कभी भी उत्तर भारत के कलाकार हुए ही नहीं। लेकिन साउथ में जब हम देखेंगे तो साउथ की एक आइडेंटिटी रही, साउथ ने अपनी फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा राइज़ किया और वहाँ के लोग, वहाँ के जो कलाकार थे वो लोगों से जुड़े। लोगों से जुड़ने से उनको फ़ायदा क्या हुआ कि वो लोगों को वो बातों को सिम्प्लीफ़ाई करना सीख गए। वो स्पेक्टिकल करना सीख गए, वो लोगों को एंटरटेन करना सीख गए कि भैया लोगों को सिर्फ़ गुस्सा भड़का कर ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा ही तो एक भाव नहीं है ना। जैसे आजकल कांग्रेस जो फ्लॉप हो रही है, तो वो चाहते हैं कि हम गुस्से के दम पर ही वोट लें। नहीं, गुस्सा एक बहुत कमतर भाव है। आप लोगों को और बहुत सारी भावनाएँ हैं, उनका शौर्य है, उनका यश है, उनकी महानता है, उनकी खुशी है। उन सारी की सारी भावनाओं के ऊपर खेल कर और उन सारी की सारी भावनाओं के रूप में आप उनसे जुड़कर भी उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो पहला तो वो सिम्प्लीफाई कर देते हैं चीज़ को, दूसरा वो जनता को एंगेज रखना जानते हैं और तीसरा वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपने साथ में रखते हैं। जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बाकी जितने भी हमारे अ पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियंस नहीं रखते। टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस की एक ख़ास आदत है क्योंकि टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस कभी भी जड़ों में से निकल कर नहीं आता। वो पॉलिटिशियन सारे के सारे निकल कर आते हैं खानदानों से और यही वजह है कि जितने भी खानदान हैं, वो सारे के सारे खानदान इस वजह से टूट रहे हैं। विजय के राइज़ के बीच में हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि विजय के सामने इस टाइम पर अगर कोई चैलेंजर है, तो वो है स्टालिन का बेटा। स्टालिन अपने बेटे को इस वक़्त पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और विजय के एज ग्रुप का ही स्टालिन का बेटा है। इसके अलावा अन्नामलाई एक फेल्ड पॉलिटिशियंस है और अन्नामलाई वो जादू क्रिएट नहीं कर पाए और अन्नामलाई अगर आगे बीजेपी के वहाँ पर अध्यक्ष वो हैं ही, अगर बीजेपी उनको कोई अच्छा मंत्री पद भी दे देती है, तो भी वो एक सेल्फ एक्लेम्ड पॉलिटिशियन कभी भी नहीं हो पाएँगे। तो इस वक़्त पर जो लड़ाई है वो एक टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिशियंस स्टालिन के बेटे और विजय के बीच में है। विजय यहाँ पर लीप फॉरवर्ड है स्टालिन के बेटे से। हो सकता है इस बार वो स्टालिन के बेटे को ना हरा पाएँ क्योंकि इस बार स्टालिन वहाँ पे पॉलिटिक्स में है। लेकिन जैसे ही स्टालिन पॉलिटिक्स से दूर जाता है, तो जो विजय है, विजय के सामने एक बहुत क्लियर ग्राउंड होगा। विजय के साथ में वहाँ पर पवन कल्याण जो खड़े हो रहे हैं, पवन कल्याण इस वक़्त पर आंध्रा के अंदर एक बहुत बड़ी फ़ोर्स बन चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री पद के लिए पवन कल्याण से बेहतर उम्मीदवार मेरी नज़र में ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे आंध्रा की नज़र में कोई भी नहीं होगा और एक बहुत बड़ी रीच है इस टाइम पर पवन कल्याण के पास और वही सेम टाइप की रीच हमें विजय के साथ भी देखने को मिलेगी। वही सेम टाइप की रीच हमें यहाँ भगवंत मान के साथ देखने को मिल रही है और अगले कम से कम 1 सेशन और तो भगवंत मान को कोई रोक नहीं पाएगा। हम भगवंत मान को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन भगवंत मान ने जिस तरह से पंजाब की पॉलिटिक्स को इन खानदानों से आज़ाद करवाया है। भगवंत मान ने जिस तरह से पंजाब की पॉलिटिक्स में इन खानदानों को चैलेंज किया है, वो यकीनन तौर पर एप्रिशिएबल जॉब है। इन सारी की सारी बातों के बीच में आज आप विजय का राइज़ देखना ना भूलें। आज का जो विजय है, क्या वो सच में विजय बन पाएगा? और अगर विजय बनता है, तो ये सारे के सारे कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला होगा। वो कलाकार जो कलाकार नई चीज़ों का सृजन करना जानता है, वो कलाकार जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कलाकार
जो कलाकार डिस्कवर करना जानता है, जो कलाकार क्रिएट करना जानता है, वही कलाकार आगे चलकर इस दुनिया को, इस सभ्यता को, इस देश को ही नहीं बल्कि तमाम देशों को नया रास्ता दिखा रहे होंगे। मोदी जी अपने आप में एक बहुत शानदार कलाकार हैं, जिस तरह से कैमरे के सामने मोदी जी रहते हैं, कैमरे के पीछे मोदी जी रहते हैं। कलाकार सिर्फ वो नहीं होता जो कैमरे के सामने आने के बाद कलाकार बने। एक कलाकार वो होता है जो हर समय अपनी कलाकारी में रहे, हर समय अपनी अदाकारी में रहे और इसी अदाकारी के अंदर जो मोदी जी हैं, मोदी जी बहुत शानदार कलाकार हैं और बहुत शानदार एक सच्चे मन का इंसान ही एक सच्चा कलाकार बन सकता है। के मन में चोट रहती है, जिसके मन में खोट रहता है, जिसके मन में दब्बूपन की भावनाएँ रहती है, वो कभी भी एक सच्चा अदाकार और एक सच्चा कलाकार नहीं बन पाता। अमिताभ बच्चन को आप देखिए, अमिताभ बच्चन का जो राइज़ था वो पूरे का पूरा तेजी बच्चन और इनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन और इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस का पूरा प्रभाव था उसके तहत हुआ है। राजेश खन्ना और ये सारे के सारे कलाकार ये कभी भी रूटेड कलाकार नहीं रहे। तो ये अनरूटेड कलाकारों को देखिए कि जनता ने कभी इनको स्वीकार भी नहीं किया और ये एमपी हो सकता है बन जाएँ, एमएलए हो सकता है बन जाएँ, लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी सेल्फ एक्लेम्ड लीडर हो सकता है ये बन जाएँ, लेकिन ये कभी भी रियल लीडर नहीं बने। इस तरह के रियल लीडर एमजीआर, एनटीआर पवन कल्याण अ अन्नादुरई हमने देखे हैं, जयललिता हमने देखी है साउथ के अंदर, उस तरह के नॉर्थ के अंदर नहीं दिखते। लेकिन भगवंत मान ने एक रास्ता ज़रूर खोल दिया है, जिस रास्ते पर चलकर आप आने वाले कुछ सालों में मेरी ये बात नोट की जाए, कि आने वाले कुछ सालों में आप उत्तर भारत के अंदर भी बहुत सारे नए पॉलिटिशियंस को देखेंगे, जो पॉलिटिशियन धरातल पे खड़े होंगे और जो कलाकार होंगे, वो हो सकता है फ़िल्मी बैकग्राउंड से हों, हो सकता है वो फ़िल्मी बैकग्राउंड से ना भी हो। क्योंकि एक कलाकार का मतलब यही नहीं होता कि वो फ़िल्में करेगा, एक कलाकार का मतलब है कि जिसको इस अदाकारी का समझ आ चुकी है और वो इस अदाकारी में है कि वो एक किसान के साथ बैठता है, तो वो एक बहुत बेहतरीन किसान बन जाता है। वो एक व्यापारी के साथ बैठता है, तो बहुत बेहतरीन व्यापारी बन जाता है। वो महिलाओं के साथ बैठता है, तो महिलाओं का दुःख समझता है और महिलाओं के बीच से ही अपने आप को जोड़ लेता है। अगर वो बच्चों के साथ बैठता है, तो वो बच्चा बन जाता है। यही महान कलाकार की निशानियाँ होती हैं। फ़िल्में करना तो उसकी मर्ज़ी है, वो फ़िल्में कर रहा है, गाने गा रहा है। किसी और चित्रकारी कर रहा है, वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है। एक कला के अनेक कार्य हो सकते हैं, वो कलाकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, अदाकार हो सकता है, वो कुछ भी हो, कोई एक अच्छा कलाकार, अच्छा खानसामा भी हो सकता है और एक अच्छा अदाकार, एक अच्छा कलाकार हर कार्य में ही, हर चीज़ में ही अच्छा ही रहेगा। तो ये विजय के नाम समर्पित हमारा एक वीडियो है। अगर आप सबको इस वीडियो में कही गई बातें पसंद आएँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दैनिक अंगारा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में घंटे का बटन है, उस घंटे के बटन को दबाएँ और अगर आप घंटे के बटन के साथ में और भी ज़्यादा अच्छा हमारे बारे में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि ये सारी बातें किसी और को भी पता लगे तो शेयर करें आप। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए अंक और एक नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।